हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिवली इजियर पार्ट, उसको हम कहेंगे क्या बताओ, मोशन और वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ सॉलिड्स द वेलोसिटी ऑफ ए longitudinal wave depends on elasticity and density। elasticity को in terms of Young's modulus जमा करेंगे इसको, y and density इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें मालूम है, कोई नई चीज नहीं है। वैसे मैं अभी कुछ डिराइवेशन करने जा रहा हूं, वो आपको समझाने के लिए। आपको डिराइवेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फाइनल आंसर पे याद रखना है। लेट वेलोसिटी इज गिवन बाय y टू द पावर a रो टू द पावर b। डायमेंशनल ऐसे करते हैं ना, करते ही नहीं करते डायमेंशनल एनालिसिस से। तो अगर ऐसे करेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया l t टू द पावर -1। y क्या है, y इज कॉल्ड स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ इज इन मीटर्स, ओरिजिनल लेंथ इज इन मीटर, तो स्ट्रेन का यूनिट क्या हुआ, नो यूनिट। स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया, सेम एज फोर्स बाय एरिया, तो y का यूनिट क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। तो y का अगर डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ml t टू द पावर -2 बाय l स्क्वायर, फोर्स बाय एरिया टू द पावर a। क्या मैं ठीक ठाक समझा रहा हूं? यस सर। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो m बाय l क्यूब टू द पावर b। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आएगा m, फिर लिख देते हैं m l टू द पावर m टू द पावर a l टू द पावर -a t टू द पावर -2a। देखो सिंप्लीफाई किया हूं, ज्यादा कुछ नहीं किया हूं। m टू द पावर b l टू द पावर -3b दैट इज इक्वल टू l t टू द पावर -1। ठीक है, तो कंपेयरिंग पावर्स, डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। कंपेयरिंग पावर्स हमें क्या मिला, t का पावर क्या है, -2a, -2a इज इक्वल टू 1, सॉरी इधर क्या है -1। m का पावर क्या है, देखो तो ये है a, ये है b, a प्लस b, इधर क्या है, कुछ नहीं है, m टू द पावर 0 है, इज इक्वल टू 0। और क्या है, l का पावर -a -3b, -a -3b इज इक्वल टू इधर कितना है 1। ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग, क्या आप बता सकते हो देख के a का वैल्यू क्या आने वाला है, a विल बी 1/2। a अगर 1/2 हुआ तो b क्या होगा, -1/2, so a is 1/2, b is -1/2। समझ में आया? 10 v velocity is given by v is equal to y to the power a rho to the power b, y to the power half rho to the power -half, that is root over of y by rho। y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
डेंसिटी। तो सॉलिड में साउंड का कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रूट ओवर ऑफ y बाई रो। किसी एक सॉलिड में मान लो कि कोई स्टील रॉड है, हम उसको एक्सट्रैक्ट किए, अब वेव ऐसे जा रहा है अलोंग द रॉड, कितना वेलोसिटी में जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y and rho is density of the steel material. They will altogether decide what is the velocity. कितना फ्रीक्वेंसी का वेव जा रहा है, कितना वेवलेंथ का वेव जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। समझ में आया? तो ये बात रहा किसमें ना, इन केस ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फ्लूइड्स। कोई एक सॉलिड के अंदर से जब कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी क्या होता है? रूट ओवर ऑफ v बाई रो। कोई एक लिक्विड के अंदर से जाएगा, जब लिक्विड के अंदर से जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? हम तो जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एनी मीडियम इज गिवन डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सॉलिड के केस में हम लोग यंग्स मॉडुलस को लेके हम लोग काम में लगाए। फ्लूइड के केस में यंग्स मॉडुलस नहीं होता है, कोई फ्लूइड को खींच के लंबा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका तो अपना कोई शेप होता ही नहीं। जैसा चीज में रख दोगे वैसा शेप में आ जाएगा। मग में रखोगे मग का शेप में आ जाएगा, ट्यूब में रखोगे ट्यूब का शेप में आ जाएगा, यूट्यूब में रखोगे यूट्यूब का शेप, उसका अपना कोई शेप है ही नहीं। तो उस केस में कैसे करते हैं? आप जानते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट्स थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम। वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave in fluid और in liquid, fluid की जगह थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं, in liquid क्या होता है? is given by same elasticity by density के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर टर्म होता है b by rho। ये b क्या है? b is called bulk modulus of rigidity। ये bulk modulus of rigidity है। क्या है bulk modulus? अगर कोई एक लिक्विड रखा है, उसके ऊपर चारों तरफ से कुछ कुछ प्रेशर तो था, इसीलिए इतना वॉल्यूम में था, नहीं तो ये इधर उधर बह जाता हो, प्रेशर में उसको पकड़ के रखे थे। अगर प्रेशर को डीपी बढ़ा दिए, प्रेशर जब था ओरिजिनल प्रेशर तो कुछ वॉल्यूम था, से इट वाज v, तो क्या हो गया? जैसे प्रेशर डीपी बढ़ा दिए उसका वॉल्यूम थोड़ा सा घट गया, से कितना घट गया वॉल्यूम? से dv घट गया। dv इज चेंज इन वॉल्यूम, dv इज चेंज इन वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? v, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है? dp। कितना प्रेशर दिए हैं उसको बढ़ाया है? dp। तो b क्या हो जाता है? b हो जाता है dp, द इंक्रीज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ में आया? इसको ऐसे समझते हैं। फिर ये जो आपका dv और v is original volume, dv is change in volume, dp is change in pressure, अब देखो अगर dp पॉजिटिव है मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा, dv विल बी वॉल्यूम विल डिक्रीज। अब dp का मतलब होता है बेसिकली हम जानते हैं p2 माइनस p1, dv का मतलब होता है v2 माइनस v1, है ना? अब जानते हो। अब सोचो प्रेशर बढ़ गया है मतलब p2 इज मोर देन p1, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। जब dp पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा मतलब v2 will be less than v1, so this quantity will be negative. So when dp is positive, dv will be negative because with increase in pressure volume decreases. Similarly,
इफ डीपी इज नेगेटिव, प्रेशर घटा देंगे तो ये एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, डीपी विल बी पॉजिटिव। डीपी और डीपी में से कोई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। कहने का मतलब हुआ ये जो भी है बी है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए माइनस साइन। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है ना? अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो हम कहेंगे बी का वैल्यू क्या आ गया? सो बी इज गिवन बाय माइनस वी डीपी बाय डीवी। ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर बी का वैल्यू हमें मालूम है तो किसी एक लिक्विड में साउंड का लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सॉलिड में क्या था फॉर्मूला? क्या इतना सारा में जो बकबक किया, क्या याद रखना है आपको? सीधे दो चीज याद रखना है। इनके सब सॉलिड्स वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ y बाय रो, इनके सब लिक्विड्स d रूट ओवर ऑफ b बाय रो। समझ में? इतना ही याद रखना है। कैसे हुआ क्या हुआ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम लोग समझ गए तो अच्छी बात है, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग जेई दे रहे हैं उनको तो चाहिए सब समझना। तो ये हम लोग देखिए। नाउ बात आ गया किसका? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैसेस। नाउ व्हाट इज साउंड वेव? पहले हमें वो समझ में आना चाहिए। साउंड हम किसको कहते हैं? साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दैट डज नॉट मीन ऑल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर साउंड वेव्स। ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए गैसियस मीडियम इज कॉल्ड साउंड। साउंड किसको कहते हैं? ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए गैसियस मीडियम इज कॉल्ड साउंड। तो उस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। अब हमारा आर्टिकल थोड़ा सा बदल जाएगा और नाम इसका बदल के क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में देखेंगे। आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट वेरी हाई, इट इज वेल रियलाइजेबल। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो क्या कहेंगे? साउंड इज ए longitudinal wave produced in gases। जब गैसेस में कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनता है तो हम उसको सुन पाते हैं, तो उसको हम साउंड वेव कहते हैं। समझ में आया क्या? आप कहोगे नहीं तो सर हम तो देखे हैं कि जब कोई गिटार बजा रहा है वो गिटार में क्या करता है, या ये सितार गिटार कुछ भी होता है, ये इसमें जो थ्रेड है वो थ्रेड को इसको प्लग करता है, थ्रेड टुंग 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 वाइब्रेट करता है, लेकिन इसमें जो वेव तो ट्रांसवर्स है कि नहीं? तो फिर ये तो सुनाई देता है। फिर हम कैसे कहेंगे साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? नहीं नहीं नहीं, आपको ये गिटार का स्ट्रिंग का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ये जब स्ट्रिंग ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, यहाँ का जो एयर है उसमें ऐसे ऐसे ये ऑसिलेशंस करवाएगा, और ऐसा ऐसा ऑसिलेशन आपकी कान के तक पहुंचेगा तो आपको साउंड सुनाई देगा। स्ट्रिंग में बन गया ट्रांसवर्स वेव, लेकिन हिलने डुलने से क्या हुआ? एयर में क्या बना? एयर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सोचो मेरे सामने एयर है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो सामने वाला जो एयर है दबेगा आएगा, दबेगा आएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो उसमें क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में प्रोड्यूस कर रहा हूं। स्ट्रिंग ऐसा ऐसे हो रहा है, मतलब ये एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव बना रहा है और वो आवाज हमारे पास आता है। हम स्ट्रिंग को नहीं सुन रहे हैं, स्ट्रिंग से कोई साउंड नहीं बन रहा बिकॉज़ इट इज ए ट्रांसवर्स वेव, बट दैट इन टर्न इज प्रोड्यूसिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको, साउंड वेव किसको कहेंगे? कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर इन गैसेस इज कॉल्ड साउंड वेव। तो ऑब्वियस है कि कोई साउंड वेव का वेलोसिटी कितना होगा? साउंड वेव का वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा आपका होगा। जैसे कोई लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है, तो आप देखते हो कि बिजली चमकने की थोड़ी देर के बाद थंडरिंग साउंड आके पहुंचता है हमारे पास। मतलब साउंड को जहां पर बिजली चमका वहां से यहाँ तक आने के लिए इतना समय लगा, गेस कर सकते हैं। कभी कभार आप फुटबॉल मैच देखने गए होगे, वो किक मारता है, बॉल काफी ऊपर जाने के बाद आपके पास धपक करके आवाज पहुंचता है, मतलब साउंड का आवाज, साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, ऐसा तो हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसे वो कोई क्रैकर जलाते हैं दीपावली में, वो क्रैकर छोड़ दिया इधर से स्विंग करके गया ऊपर जाके बहुत सारे ये करतब दिखाया, काफी देर के बाद उसको ठप ठप ठुक ठप आवाज सुनाई देता है, मतलब लाइट इज कमिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि लाइट का स्पीड इतना ज्यादा है कि जब एक्सप्लोजन हुआ उसका वेरी नेक्स्ट मोमेंट में आके आपके पास पहुंच गया। लेकिन साउंड
आने के लिए उसको काफी समय लगा। आप लाइट देख लिए, काफी समय के बाद साउंड आपके पास आया। मतलब साउंड का कुछ स्पीड है वो हम गेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप अगर अपने दोस्त को बोलोगे कि यू स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ से, मान लो कि वो आपसे 2 किलोमीटर दूरी पे है, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस देख लिए 2 किलोमीटर है, और यू टेक ए स्टॉप क्लॉक, दोनों का घड़ी एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली मैच करवा दो, उसको बोलो कि ये सायरन बजाए, वो बोलेगा कि ठीक है 5:01 10 सेकेंड में हम सायरन बजा दिए। फिर आप देखो आपको कब सुनाई दिया, इतना दूर आने के लिए इतना समय लगा, तो साउंड का वेलोसिटी क्या हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? रिमेंबर, जब वेव वेलोसिटी की बात चलेगा इट विल बी स्पीड एंड डिस्टेंस ओनली, मोस्टली फॉर साउंड वेव्स। जितने न्यूमेरिकल आएंगे स्पीड एंड डिस्टेंस वाले आएंगे, लेकिन ट्रांसवर्स वेव के केस में एक्सीलरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सीलरेट भी करता है। साउंड वेव एक्सीलरेट करने का केस रेयर आएगा। अगर आप खुद ही एक्सीलरेट करके भाग रहे हो तो आपको लगेगा कि वो एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं तो अगर सोर्स और जो ऑब्जेक्ट है, सोर्स और डिटेक्टर लिसनर, दोनों अगर स्टेशनरी है वो एक्सीलरेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन और एक चीज भी सोचना, क्या बताओ, ये साउंड तो है मैकेनिकल वेव, एयर के अंदर से जाता है, थ्रू कंप्रेशन और रेरिफिकेशन ऑफ एयर मीडियम जा रहा है। अगर एयर स्टेशनरी है तो ठीक है, साउंड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज एयर ब्लो कर रहा है, एयर भी चल रहा है, तो क्या होगा, मान लो कि एयर जा रहा है इधर और साउंड भी जा रहा है इधर, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मोर। विंड ब्लो कर रहा है, अगर विंड उल्टा ब्लो कर रहा है और साउंड इधर जा रहा है, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी लेस, क्योंकि वो तो एयर को पकड़ के क्रॉल करते हुए जा रहा है। आप लोग बचपन में ये मस्ती सब किए होंगे, घर वाले टेबल फैन लगा दिए, आप उसके सामने आवाज करते हो तो डिस्टॉर्टेड साउंड आता है। क्यों? साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, वो एयर को लेके चलता है और एयर इधर उधर तितर बितर जाता है तो साउंड भी तितर बितर जाता है कि नहीं? आप अगर वो जो फैन है, टेबल फैन है, उसके पीछे से बोलोगे, सामने वालों को जल्दी सुनाई देगा, क्योंकि वो एयर के साथ कैरी होके आ जाएगा। दिस इज एयर, इसमें साउंड अपना स्पीड में जा रहा है और ये एयर अपना स्पीड में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड मिल जाता है। विंड अगर उल्टा ब्लो कर रहा है, साउंड इधर जा रहा है, साउंड का स्पीड कम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? एज साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, its velocity is affected by wind blow। ठीक है, अगर मान लो कि ये विंड है और विंड ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसा है, तो आप कहोगे इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड बिकम्स vs प्लस vw। और अगर विंड कहेंगे कि ऐसे ऐसे ब्लो कर रहा है, साउंड इधर जा रहा है, मान लो इधर से कोई सायरन बजा रहा है, इधर सुन रहा है कोई, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? vs माइनस vw। और अगर विंड का वेलोसिटी साउंड का वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है, तो ये चाहे कितने भी जोर से चिल्लाए, इधर वाले आदमी को सुनाई नहीं देगा, बिकॉज इट इज नॉट रीचिंग। इफ द वेलोसिटी ऑफ विंड इज सुपरसोनिक, मतलब वेलोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ साउंड, तो ये कितने भी जोर से चिल्लाए ये पहुंच नहीं पाएगा, vw विल बी मोर देन vs। आर यू गेटिंग? बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं ताकि यू कैन इजीली रियलाइज। नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ए एंड बी आर स्टैंडिंग 500 meters from each other। ठीक है, when A blows a horn, B hears it after 2 seconds। When B blows the horn, A hears it after 1.5 seconds। Find velocity of sound or velocity of wind
between them. ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, क्लास 7 वाला क्वेश्चन है, सीधे क्लास 7 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। ए और बी दो आदमी है, ये है, ये बी है, दोनों एक दूसरे से 500 मीटर दूरी पे खड़े हैं, 500 मीटर। विंड किधर ब्लो कर रहा है मालूम नहीं, ए से बी या बी टू ए कुछ मालूम नहीं। यह कि ए ने हॉर्न बजाया तो बी को सुनाई दिया 2 सेकंड के बाद, बी ने हॉर्न बजाया तो ए को सुनाई दिया 1.5 सेकंड के बाद, और 1 सेकंड के बाद कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 सेकंड के बाद सुनाई दिया। तो बताओ, बी हॉर्न बजाता है तो इसको जल्दी सुनाई देता है, ए हॉर्न बजाता है तो बी को देर में सुनाई देता है। क्या बी बहरा है? क्या मतलब है इसका? मतलब विंड ब्लो कर रहा है। अगर विंड ब्लो नहीं करता तो ए बजाने से बी को जितने देर में सुनाई देगा, बी हॉर्न बजाएगा तो ए को उतनी देर में सुनाई देगा। इसका मतलब अभी विंड ब्लो कर रहा है। क्या कोई इंटेलिजेंट बता सकता है डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है अभी? ए टू बी और बी टू ए? बी टू ए। यस यस यस। तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड इज लाइक दिस। तो पहला केस में व्हेन ए ब्लोज हॉर्न, तो साउंड गया कैसे? ए से बी की तरफ। तो आप क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? vs माइनस vw इनटू टाइम कितना है? कितना टाइम लगा बी को? 2 सेकेंड। कितना दूर गया? 500 मीटर। कितना सिंपल इक्वेशन है। क्या चीज सबको समझ में आया? When B blows horn, B blows horn, क्या बता सकते हो? क्या लिखेंगे इक्वेशन? अब साउंड कहां से आ रहा है? बी से की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? vs प्लस vw इनटू 1 सेकेंड। नहीं, इसको 1 सेकेंड लगा था, एंड दैट इज आल्सो सेम 500 मीटर। तो क्या हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके vs और vw नहीं निकाल सकते? यस। क्यों हम निकालेंगे? इतना काम तो हर कोई करता है। तो vs कैन बी फाउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी फाउंड। समझ में आया क्या? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। बढ़िया बढ़िया, इजी है ने? ठीक, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। हम क्या, हर कोई ऐसे करता है? कोई ज्यादा तीता वाला बिटर मेडिसिन होगा तो उसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट कोटिंग लगाते हैं, नहीं? थोड़ा पहले मीठा मीठा लगेगा ताकि अंदर चले जाएगा। हम भी कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मीठा मीठा लगेगा तो बाकी चीज को निकल जाओगे तुम लोग। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 वी वर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड। व्हेन वेलोसिटी ऑफ साउंड यू आर इंटरेस्टेड, नाउ क्या कहोगे आप नंबर 3 में? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? b इज इक्वल टू, अभी तो देखे थे, b बाय रो, रूट ओवर ऑफ v बाय रो। कोई फ्लूइड में क्या होता है? रूट ओवर ऑफ v बाय रो। नहीं, लिक्विड में होता था, फ्लूइड में भी वही है। बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय डेंसिटी। b क्या है? b इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, और रो ही तो डेंसिटी, ये सबको मालूम है। So velocity of sound in air is given by this formula. अब ये बल्क मॉडुलस, जब हम लिक्विड की बात कर रहे थे, B में क्या था बताओ? B में फॉर्मूला क्या था? B में फॉर्मूला ये था V dP by dV विथ माइनस साइन, है कि नहीं? तो ये लिक्विड था तो प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब ये गैस की बात चल रहा है, एयर की बात चल रहा है, सोचो क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सोचो। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम बदलेगा, क्या टेम्परेचर नहीं बदलेगा? अब ये गैस है, हम लोग पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं। प्रेशर बदलेगा तो खाली वॉल्यूम नहीं बदलेगा, टेम्परेचर भी बदलेगा। अब वॉल्यूम कितना बदलेगा वो डिपेंड करता है हम टेम्परेचर बदलने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस में डीपी है? अगर आइसोकोरिक में है तो कुछ दूसरा होगा, डीपी विल बी 0। प्रेशर बढ़ाओ, आइसोथर्मल है, डीपी बढ़ाओ तो डीपी कोई दूसरा होगा। एडियाबैटिक है, फॉर द सेम डीपी विल बी डिफरेंट। फॉर एनी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डीपी विल बी डिफरेंट।
तो इतना डीपी के लिए कितना डीबी कौन डिसाइड करेगा? व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब लोग लग गए इसके पीछे, जानने के लिए कि हाँ तो ये तो समझ में आया, लेकिन अगर डीपी दिया रहेगा, भी दिया रहेगा, तो हम डीबी निकाल सकते हैं क्या? तो बड़े बड़े साइंटिस्ट दिमाग लगाने लगे। आ गए हमारे पॉपुलर साइंटिस्ट न्यूटन जी महाराज। तो वो सोचे चलो हम भी कुछ बोलते हैं, बहुत काम इधर उधर के किए, वेब के लिए कुछ करते हैं। तो चलो देखते हैं न्यूटन थिंकिंग और न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन क्या देखे? वो बोले कि तो जब भी कोई क्रैकर जलता है करीब से 100-150 मीटर के दूर पे, 150 फीट की दूर पे, तो पहले लाइट आ जाता है, फिर साउंड आता है। मतलब साउंड का वेलोसिटी ज्यादा नहीं है ना, काफी धीरे धीरे आता है। इट्स नॉट वेलोसिटी इज नॉट लार्ज। अच्छा, तो वेलोसिटी ज्यादा नहीं मतलब साउंड धीरे धीरे चलता है। उनका दिमाग में आ गया कि लाइट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, साउंड का वेलोसिटी बहुत कम है। अच्छा, ये जैसे दिमाग में आ गया, दिमाग में पकड़ के बैठ गए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस। फिर क्या सोचे, जब वो साउंड वेव जा रहा है किसी मीडियम में, कैसे जा रहा है भाई? कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम। कभी कंप्रेस कर रहा है, कभी रेरिफाई कर रहा है, कंप्रेस रेरिफाई कंप्रेस रेरिफाई कंप्रेस, ऐसे करके जा रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब कोई गैस को हम कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई भी गैस को कंप्रेस करोगे, टेम्परेचर क्या था पहली क्लास में भी बता चुका हूं। हाउ मेनी पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग, एट व्हाट रेट दे आर स्ट्राइकिंग, विद व्हाट स्पीड दे आर स्ट्राइकिंग, एंड at what frequency they are striking, that gives you the sensation of temperature। अगर बहुत सारे पार्टिकल जल्दी जल्दी ज्यादा स्पीड में मारने लगेंगे, we sense more temperature। so when a gas is compressed, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे वो जल्दी जल्दी मारने लगेंगे। are you getting? अच्छा, तो जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे ये एक पेंडुलम है, ये दो ब्रास प्लेट है, ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, टंग 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 कर रहा था। मैं दोनों प्लेट को पास ले आया, अब क्या सुनाई देगा? टंग 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 टंग। और पास ले आया, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि जल्दी जल्दी स्ट्राइक करने लगेगा, तो यू विल गेट द सेंसेशन ऑफ मोर टेम्परेचर। सो व्हेनेवर ए गैस इज कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर राइजेस। लेकिन न्यूटन के दिमाग में तो पहले से बैठा हुआ था क्या कि साउंड वेलोसिटी काफी स्लो है। अब साउंड का वेलोसिटी अगर स्लो है तो सोचो कि हम कहेंगे कि कोई एक ब्लॉक को हम किसी एक रॉक सरफेस पे खींच के ले रहे हैं और स्लोली ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली रास्ते में अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क हो रहा है, कुछ हीट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेके जाओगे यहां तक पहुंचने के बाद, क्या उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव आएगा? धीरे धीरे यहां से यहां तक जाने के लिए आपको आधा घंटा लगा, धीरे धीरे लेके गए, कुछ वर्क हुआ, कुछ हीट जनरेट हुआ, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वर्क होने के चलते हीट तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, लेकिन ठंडा भी तो हो रहा था सराउंडिंग को। नहीं, जिस रेट में गर्म हो रहा था उससे ज्यादा रेट में ठंडा हो रहा था, क्योंकि ये धीरे धीरे जा रहा था। थोड़ा सा हीट बनना था, जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा था, तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। समझ में आया क्या? तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चल रहा था। तो क्या बोले कि ये साउंड का वेलोसिटी इतना कम है कि ये जो कंप्रेशन रेरिफैक्शन होके साउंड जा रहा है। जब कंप्रेशन के कारण कोई इसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है, साउंड वेव को इसके अंदर से जाने से पहले ये हीट सराउंडिंग को डिसिपेट हो जाता है और ये ठंडा पड़ जाता है। मतलब जैसे ये ब्लॉक धीरे धीरे जाने के कारण उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, दो हीट वाज जनरेटेड ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क वाज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हीट वाज जनरेटेड, नो डाउट, नो वन डिनाइज इट, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था बिकॉज the rate of heat dissipation was much faster than rate of heat generation here, क्योंकि स्लोली जा रहा था, rate of heat generation was slow। तो न्यूटन क्या बोले, जब साउंड जाता है वो इतना स्लो जाता है, मरा सा जाता है कि ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन जो हीट टेम्परेचर बढ़ता है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाता है और टेम्परेचर ठंडा रहता है रास्ता भर। समझ में आया? तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है व्हाइल प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज टेकिंग प्लेस। तो कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बोले कि आपका जो साउंड का प्रोपगेशन है इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन बोले ऐसे? न्यूटन जी महाराज। क्यों ऐसे बोले? क्यों बोले कि हम कहेंगे न्यूटन फॉर्मूला में क्या असम्पशन है? न्यूटन assumed
that sound moves so slow that rate of heat generation due to compression rate of rise in temperature due to compression of air is much lesser than rate of cooling of air. So the temperature of medium remain constant. क्या बोले? The rate of rising temperature d theta by dt is much lesser than rate of cooling. क्योंकि इससे पहले न्यूटन हीट ट्रांसफर के बारे में काफी कुछ काम कर चुके थे. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है, कन्वेक्शन में आता है. ठीक है, कन्वेक्शन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो वी विल कॉल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. कितना वर्साटाइल साइंटिस्ट है, ग्रेविटेशन से शुरू करके आपका मैकेनिक्स देखो पूरा बनाया, या कि हीट ट्रांसफर में भी काम किए, लेंस में भी काम किए. देयर इज ए फॉर्मूला कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला, जो आप लोग 1/v + 1/u = 1/f करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड गॉसियन फॉर्मूला. न्यूटन फॉर्मूला है लेंस के लिए, मिरर के लिए, वो सब फॉर्मूला है. सारे फील्ड में काम किए तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. तो बोले कि चलो वेब के बारे में भी कुछ बोल देता हूँ, लोग याद रखेंगे. फिजिक्स का कुछ भी पढ़े, मेरे को नाम याद रखेंगे. कुछ रहता ना यहाँ पर अभी यूट्यूब चैनल में हर चीज में कुछ कुछ बोल देते हैं, ताकि आप कुछ भी खोलो उनका नाम निकल के आ जाता है. रहता ही नहीं रहता ऐसे. हाँ, तो बोले कि हम भी चलो बोलते हैं. हम भी बोलते हैं. बच्चे अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे वेव, मेरे को देखेंगे. सर्च करेंगे हीट ट्रांसफर, मेरे को देखेंगे. सर्च करेंगे मैकेनिक्स, मेरे को देखेंगे. सर्च करेंगे ग्रेविटेशन, मेरे को देखेंगे. हर जगह मैं हूँगा. खंबे में मैं हूँ, पेड़ में मैं हूँ, दीवार में मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ. ऐसे करके न्यूटन उनके मन में सोचा, लगे हाथ वेव मोशन के बारे में कुछ बोल दिए. क्या बोले? बोले कि साउंड मूव सो स्लो कि जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है, रेट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयर इज मच लेसर देन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एयर. तो जल्दी जल्दी ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. 10 ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय न्यूटन फॉर्मूला व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो आप कहोगे आइसोथर्मल प्रोसेस. 10 ही assumed, बहुत इंपॉर्टेंट है सब एंट्रेंस वालों के लिए, दैट साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज आइसोथर्मल. ठीक है, एयर में साउंड का प्रोपगेशन क्या है? इज an isothermal process. ठीक है, तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? PV इज ए कांस्टेंट होता है ना. चलो हम दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करते हैं. क्या मिलेगा? P डिफरेंशिएशन ऑफ V, V डिफरेंशिएशन ऑफ P. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? DC नहीं, 0. अच्छा, तो इसमें से चलो निकालते हैं. PdV इज इक्वल टू माइनस ऑफ VdP. तो आप क्या कहोगे? P इज इक्वल टू माइनस VdP बाई dV. क्या ये कोई जाना पहचाना टर्म लग रहा है? यस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो न्यूटन तो खुशी के मारे उछल गए, बोले कि आ गया बेटा, B आ गया. तो बोले यस, दी bulk modulus of rigidity for calculation of velocity of sound in air is equal to the air pressure. तुरंत खुश हो गए और बता दिए कि V is equal to √B/ρ की जगह क्या करना है? P/ρ.
अगर आपको पता करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, देख लो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितना है, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ साउंड. So as per Newton's formula, velocity of sound was found to be v is equal to p by rho. समझ में आ गया सबको? वो पूछेंगे what is velocity of sound is assumed as per the assumptions of Newton. आप कहोगे v is equal to root over p by rho. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे. पॉइंट नंबर 5, नोट पॉइंट नंबर 5, इसको मिटाता हूं. तो फिर एक ग्रेट मैथमेटिशियन आए, उनका नाम था लाप्लास. ये लाप्लास और मैक्सवेल, ये दोनों लोग जिंदगी भर में कुछ अपना तो नया किए नहीं है. नथिंग न्यू हैपेंड. अब वो लोग नहीं है तो बोल सकते हैं. आप लैप्लास के बारे में पढ़ोगे आगे चल के इंजीनियरिंग में. आपका इंजीनियरिंग में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एकदम नहीं है. देयर इज नो इंटीग्रेशन, नो डिफरेंशिएशन. सो एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू algebraic equations. 2x plus 3y is equal to 5, 7x minus 3y is equal to 7x minus 2y is equal to 11. Find x and y. सॉल्व करना जितना आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना उतना ही आसान है. You will just solve quadratic equations. वो लाप्लास की बदौलत ये सब चीज आएगा. लाप्लासियंस मेथड्स कहते हैं उसको. और उसमें कोई कैलकुलस नहीं रहता है. आप पहला 1-2 साल में आप थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ोगे, उसके बाद नहीं है. Every differential equation will be converted into I'm talking about electrical engineering. It will be converted into ordinary algebraic quadratic equations. ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं. अब ये जो लाप्लास है, इनका थोड़ा खुरापाती हर जगह चालू था. वो क्या बोल रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि ये जो लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग मैथमेटिकली कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. और ये मैक्सवेल भी ये सही है. मैक्सवेल भी हर चीज का वो निकालेंगे कहां पर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है, वो बोल देंगे पकड़ लिया तेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है, देखो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसे करके पकड़ते थे. ये लाप्लास का भी ऐसे ही से वो काफी लॉ का करेक्शन किए हैं. जैसे न्यूटन ये फॉर्मूला बता दिए, लाप्लास बोले अरे न्यूटन तो महान है, उनका अगर कोई गलती बता देता है तो उनसे भी महान बन जाएगा. तो तुरंत बैठ के हिसाब करने. तो लाप्लास देखे कि जो प्रेशर है नॉर्मल एनटीपी में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रफली अराउंड 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ विंड समहाउ एक्सपेरिमेंटल इट वाज कैलकुलेटेड टू बी 1.29 kg पर मीटर क्यूब. जैसे फॉर्मूला डाले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को ले लिए p by rho और देखे कि 280 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रहा है. और एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है. जैसे मैं बताया, 2 लोग खड़े हो जाओ, मान लो कि 500 मीटर दूरी पे, ये घड़ी देखेगा, हॉर्न बजाएगा, वो हॉर्न सुनेगा, घड़ी देखेगा, पता चल जाएगा इतना दूर आने के लिए साउंड को कितना समय लगा. तो उसमें देखे कि एक्सपेरिमेंटली साउंड का वेलोसिटी करीब करीब 330, 340, 320 ऐसे आ रहा है, जबकि न्यूटन का फॉर्मूला 280 में आ रहा है ना. न्यूटन का फॉर्मूला 280 के आसपास आ रहा है. सत्यम समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक. तो 280 के आसपास आ रहा है, तो उनको पता चल गया कि इट इज समथिंग रॉन्ग. तो खुशी के मारे फूले ना समाये, बोले कि न्यूटन का गलती पकड़ में आया. लेकिन गलती क्या है, जब तक नहीं पकड़ेंगे तो कोई प्राइज नहीं मिलेगा. आप गलत हो बोलने से थोड़ी होगा. अब क्या कहाँ गलत हो, सही क्या है, वो भी तो बोलना पड़ेगा. फिर वो लगे ढूंढने गलती कहाँ है. बोला न्यूटन इतना भी बेवकूफ नहीं कि डिफरेंशिएशन में गलत क्या होगा, वो क्या होगा, छोड़ो, ये भी अच्छा आदमी है, क्या होगा. तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्या होगा. Sound moves so slow that rate of rising temperature due to compression of air is much lesser. न्यूटन को कैसे पता चला it is much lesser? उन्होंने अंदाज लगाया है ना, अंदाज लगाया कि it is much lesser. अपना अंदाज से लगा दिया, उसी से कंक्लूजन आ गया. नहीं, यहीं पे गड़बड़ है, उसका असम्पशन में ही गड़बड़ है. चलो स्टेटमेंट को उल्टा कर देते हैं. वो बोले तो क्या बोले, साउंड मूव्स so fast that rate of rising temperature due to compression of air is much faster than that of rate of cooling. जितना जोर से हीट डिसिपेट होता है उससे काफी ज्यादा रेट में हीट जनरेट होता है. तो जो हीट बना उसको डिसिपेट होने के लिए समय ही नहीं मिलता है, उससे पहले साउंड उसके अंदर से भाग जाता है.
असम्पशन में बदलाव लाए, टोटल चेंज इन द असम्पशन। क्या बोले, जैसे अभी अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे हम अभी अभी देखे कि अगर कोई ब्लॉक को हम देखेंगे कि कोई रफ सरफेस पे धीरे 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 खींच के यहां तक लाएंगे और उठा के देखोगे एकदम गर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या हीट जनरेट नहीं हुआ, सराउंडिंग को डिसिपेट भी कर गया। इतना धीरे धीरे जा रहा था कि धीरे धीरे हीट बन रहा था और जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता था। लेकिन सेम ब्लॉक को यहां से यहां तक ही लेना है, फटाक से ले लेंगे, क्या वार्डन ज्यादा होगा? नहीं, फोर्स तो वही है, डिस्प्लेसमेंट तो वही है, वार्डन इज सेम हीट इज जनरेटेड, बट बहुत जल्दी जनरेट हो गया। इतना जल्दी जो हीट जनरेट हो गया उसको बाहर भागने के लिए समय नहीं मिला। That means while taking this one from here to here very slowly, all the heat generated was dissipating to the surrounding. When you are moving it very fast from here to here, no heat generated is dissipating to the surrounding during that process. What is that process where no heat transaction takes place between system and surrounding? Sir, Yes. आइडियामेटिक। तो लाप्लास क्या बोले, अरे नहीं न्यूटन यहीं पे कुछ गड़बड़ किया हुआ, चलो ढूंढ के देखते हैं क्या गड़बड़ किया। बोले नहीं, चलो उसका असम्पशन को ही पूरा उल्टा कर देते हैं। न्यूटन बोल रहे थे साउंड मूव्स वेरी स्लो, नहीं साउंड मूव्स वेरी फास्ट, उतना भी स्लो नहीं है कि हीट भाग जाएगा। साउंड मूव्स सो फास्ट दैट एनी हीट जनरेटेड ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम does not get ample time to dissipate to the surrounding. There is no heat transaction between system and surrounding, and therefore the propagation of sound in air is an adiabatic process. ये बोल के उनका शुरुआत हुआ। तो क्या किए, Laplace assumed that sound moves Laplace assumed that sound moves so fast that any heat generated due to compression of air does not get ample time to dissipate to surrounding। बाहर जाने के लिए उसको समय नहीं मिलता रे भैया, इतना जल्दी चले जाता है। सो साउंड प्रोपागेशन in air is an adiabatic process। तो फिर इक्वेशन क्या बन गया, PV to the power gamma is a constant, है ना, PV to the power gamma is a constant। अब उनको निकालना था क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड। कोशिश जारी की, क्या डिफरेंशिएट करेंगे, dp, p को डिफरेंशिएट करेंगे dp, v को कांस्टेंट रखेंगे तो v टू द पावर गामा, प्लस p को कांस्टेंट रख लेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 dv, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए इसको लिखते हैं गामा p v टू द पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dp v टू द पावर गामा। सारे को लेके इधर डिवाइड करो, क्या मिल गया इधर देखो तो ये कुछ मिला, हाँ ठीक है, dv को इधर ले लो, dv को इधर ले लो, इधर क्या आएगा v टू द पावर गामा को इधर ले आओ तो क्या आएगा देखो तो गामा p इंटू v टू द पावर गामा माइनस 1 और ये v टू पावर गामा को इधर ले आओ, क्या हो गया v टू द पावर गामा इक्वल टू माइनस dp बाई dv। कुछ मारपीट करने से कुछ मिलेगा क्या, हाँ नीचे आएगा v पर गामा माइनस 1, ये आएगा v को इधर ले लो तो गामा p इज इक्वल टू माइनस vdp बाई dv। व्हाट डज दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मिल गया कि b इज इक्वल टू गामा p, यही तो b था। न्यूटन को क्या मिला था, b इक्वल टू p,
इनको मिल गया गामा पी। तो क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, रूट ओवर ऑफ बी बाई रो, दैट इज रूट ओवर ऑफ गामा पी बाई रो। अब ये एयर है, एयर इज डायटोमिक, गामा कितना होता है 7/5, 7/5 का वैल्यू होता है 1.4, है ना। 1.4 को रफली कुछ 1.44 सोचो, रफली सोचने के लिए 1.44 का रूट ओवर, 1.44 का रूट ओवर इज रफली अराउंड 1.2। और जब ये गामा नहीं रहता था, वैल्यू होता था 280, नाउ 280 into 1.2 इज रफली कमिंग 330। तो साउंड का एक्चुअल वेलोसिटी आ गया जो कि 330 320 इसके आसपास होता था। समझ में आया क्या? तो न्यूटन फॉर्मूला गलत साबित हो गया और न्यूटन बेचारे जाते जाते गलत कर गए, बदनामी लेके चले गए, लाप्लास फायदा उठा लिए। क्या बोले, हाँ आपको अगर कोई पूछेगा बताओ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, न्यूटन बोले थे बोल के आइसोथर्मल मत बोलो, न्यूटन भी गलत हो गए। सही क्या है, एडियाबैटिक, है ना। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, डोंट राइट p बाय रो, राइट गामा p बाय, समझ में आया क्या? तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय गामा p बाय रो। समझ में आया क्या? यस सर, यस सर, ठीक है ना। यस सर। तो न्यूटन वाली चीज को मत बताओ, हम लोगों का एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा है, हम लोग सारे गलत चीज सीखते हैं, बाद में ये सीखते हैं कि ये गलत था। हम लोग पहले सीखते हैं रदरफोर्ड क्या बोले, हाथी घोड़ा सब रट लिए, एग्जाम में आ गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में टीचर पढ़ाएंगे रदरफोर्ड गलत थे, बोर ये बोले थे। नहीं, हम लोग का पढ़ाने का तरीका ही वैसे होता है, हम लोग पहले गलतियां सीखते हैं फिर उसके बाद सुधारते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, अगर सीधे सही वाले रास्ते सीख देख लोगे तो यू मे कमिट दैट मिस्टेक अगेन। ये बहुत जरूरी है, गलतियों से सीखना बड़ा जोरदार सीखना होता है, ठीक है, गलतियों से सीखना बड़ा जोरदार सीखना होता है। ये गलतियों को हरदम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पता चल गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? आप क्या लिखोगे, रूट ओवर ऑफ गामा पी बाय रो। हाँ, एज पर न्यूटन फॉर्मूला अगर लिखेगा तो लिखोगे पी बाय रो, जो कि गलत है। समझ में आया? ठीक है, तो हमें लाप्लास करेक्शन समझ में आ गया।